हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू EWS। हम लोग पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम पढ़ रहे हैं मॉडल। हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक तो बी की फॉर्म, डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म, जिनका काम क्या होता है टेंस बताना, टेंस बनाना, और एक होती है मॉडल। ये क्या बताती हैं? किसी भी स्पीकर या राइटर की इंटेंशन, उसका ओपिनियन क्या है कि जिसके बारे में वो बात बोली जा रही है, उसका मूड क्या है कि इस मूड से वो बात बोल रहा है। ठीक है, हमने कैन और कुड शुरू किया था, उसके 2-3 वीडियो में डाल चुका हूँ। वो अगर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसके मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप ना एक बार वो देखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, कैन कैन हमने पढ़ा कि एबिलिटी बताता है, और अगर हमें पास्ट की एबिलिटी बतानी हो तो हम कैन की जगह किसका यूज़ कर लेते हैं? कुड का। अगर कोई पास्ट का टाइम दे दिया गया तो कुड यूज़ कर लेते हैं, या कोई पास्ट का ऐसा मैन मतलब कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे दिया गया जिसमें मैन जो हमारी क्लोज है वो पास्ट में है, तो फिर हम उस हिसाब से कुड यूज़ कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस पास्ट में या तो टाइम से हो या फिर टेंस से। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो उसका पैसिव बनता है, पैसिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बी की फॉर्म आती है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसी से हम शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे अगर मैं 2 सेंटेंस लिखूं, द पोएम कैन कंपोज्ड इजीली, the poem can composed by her. The poem can win anybody's लिख दो। The poem can be win anybody heart। देखो 4 सेंटेंस लिखे हमने। द पोएम कैन कंपोज इजीली, द पोएम कैन बी कंपोज इजीली बाय हर, द पोएम कैन विन एवरीबडीज हार्ट, द पोएम कैन बी विन एवरीबडीज हार्ट। अब हमने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट डूअर है, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी वर्ब का अगर डूअर है तो एक्टिव वॉइस, अदरवाइज अगर डूअर नहीं है मतलब नॉन डूअर है तो क्या लिखते हैं? पैसिव वॉइस। अब देखो हमें पता कैसे चलेगा कि ये सब्जेक्ट इसका डूअर है कि नहीं? हमने इस चीज़ को समझा था कि इसको ना वर्ब और सब्जेक्ट दोनों को आपस में रिलेट करके देखेंगे तब समझ आएगा। ना तो अकेले सब्जेक्ट से समझ आएगा कि डूअर है, ना अकेली वर्ब से समझ आएगा। दोनों को रिलेट करना पड़ेगा कि वर्ब में जो एक्शन लिखा गया है, क्या वो एक्शन जो उस वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट लिखा गया वो सब्जेक्ट को परफॉर्म कर सकता है। अगर कर सकता है तो फिर वो डूअर है, नहीं कर सकता तो नॉन डूअर है। अब देखो द पोएम हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ भी ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ भी ये सब्जेक्ट हो गया। कहने का मतलब सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? द पोएम। यहाँ पे हमारी कैन जो है मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे मेन वर्ब है कंपोज्ड, ये मेन वर्ब हो गई। यहाँ पे कंपोज्ड मेन वर्ब हो गई, यहाँ पे विन मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पे विन मेन वर्ब हो गई। ठीक है, मेन वर्ब को फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। अब देखो हमने पढ़ा था कि अगर पैसिव होगा तो क्या लिखेंगे? बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो द पोएम कैन बी कैन कंपोज्ड, कंपोज करने का काम क्या पोएम करेगी?
मतलब किसी भी पोएम को कंपोज किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है या पोएम खुद करती है? खुद तो नहीं करती। तो खुद नहीं करती तो कहने का मतलब ये यहाँ पे क्या है? नॉन डूअर। अब देखो, द पोएम कैन बी कंपोज्ड, अब यहाँ पे कैन बी कंपोज लिख दिया, कंपोज करने का काम पोएम खुद को नहीं करेगी, तो यहाँ पर भी नॉन डूअर। ठीक है। द पोएम कैन विन एनीबडीज हार्ट, अब ये बताओ, ये विन जो वर्ब है, पोएम कंपोज तो नहीं कर सकती, पर ऐसा तो हो सकता है ना, किसी ने पोएम पढ़ी और उसको अच्छा लगा, विन हार्ट का मतलब किसी को अच्छी तो लग सकती है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? डूअर। ध्यान रखना, वर्ब से नहीं पहचान पाते ना सब्जेक्ट से पहचान पाते, दोनों के कॉम्बिनेशन से देखते हैं। अब यहाँ पर भी सब ये डूअर हो गई, क्योंकि विन वर्ब को हार्ट तो विन कर ही सकती है ना किसी का, किसी को अच्छी तो लग सकती है। कहने का मतलब पहले दो सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर है, दूसरे दो सेंटेंस में हमारा डूअर है। अगर नॉन डूअर है तो पैसिव फॉर्म, जो ये तो गलत हो गया, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है वो पैसिव होती है, तो सेकंड सेंटेंस हमारा सही है, ये गलत है। इसको सही करना है तो यहाँ पे बी लिख दो, क्योंकि कंपोज किया जाएगा ना कि खुद होगी। अब देखो, द पोएम कैन विन एनीबडीज हार्ट, ये डूअर है, और ये जो वर्ब लिखी है ये भी हमारी एक्टिव वॉइस में है, सेंटेंस सही है। द पोएम ये डूअर है और यहाँ पे पैसिव में लिख दिया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विन वोन विन, थर्ड होगी, तो ये भी हमारा नॉन डूअर है, पैसिव में लिख दिया, ये गलत। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी, इसको आप चाहो तो लिख लो। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मॉडल कैन और कुड से रिलेटेड। मिटा दो। अब देखो, कुछ सेंटेंस ही लिखते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेंगे। चलो उससे पहले, हाँ, जिस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है, बी की फॉर्म और हैव की फॉर्म। हमें ये पता है कि ये स्टेट बताती है, स्टेट ऑफ बीइंग। ये बहुत बार समझ लिया, फिर से बता रहा हूँ, और ये जब तक चलता रहेगा ना, जब तक इंग्लिश पढ़ेंगे ये हमेशा रहेगा, स्टेट ऑफ बीइंग। ये क्या आता है? स्टेट ऑफ पोजीशन। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग एंड स्टेट ऑफ पोजीशन। अब बीइंग और पोजीशन से क्या मतलब है? स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब सब्जेक्ट जो है वो खुद क्या है। अगर ये बताना हो तो हम बी की फॉर्म यूज करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, कोई भी। अगर सब्जेक्ट के पास क्या है तो हम कौन सा यूज करते हैं? स्टेट ऑफ पोजीशन। देखो इससे एग्जांपल, राम इज ए डॉक्टर। अब ये जो इज है ना, ये बी की फॉर्म है, ठीक है, बी की फर्स्ट फॉर्म है। राम इज ए डॉक्टर, तो ये क्या बता रही है कि सब्जेक्ट जो है ना वो क्या है, खुद क्या है। तो बी स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब सब्जेक्ट क्या है, और स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब राम हैज ए हाउस, कि सब्जेक्ट के पास क्या है। तो हम क्या यूज करेंगे? हैव की फॉर्म। हैव की सिंगुलर फॉर्म होती है हैज, तो ये होगा स्टेट ऑफ पोजीशन। अब समझते हैं इसके ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट। जब ये मॉडल के साथ यूज होती हैं, ध्यान रखना, ये यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब। यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, बट जब ये मेन वर्ब बन जाए, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, जब मॉडल के साथ यूज होती हैं एज ए मेन वर्ब, तब इनका फंक्शन कैसे होता है? क्योंकि मॉडल तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, कभी भी मेन वर्ब नहीं होगा, तो उसके साथ मेन वर्ब आएगी। अब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो कोई एक्शन वर्ब थी। अगर बी की फॉर्म या हैव की फॉर्म मॉडल के साथ, कुड के साथ मेन वर्ब बन के आ जाए तो क्या करें? देखो, there could be some issues with her yesterday.
दिख रहा है ना? ओके, एक और लिखो, देर कुड, बी की फॉर्म लिखी और हैव लिख देते हैं। हैव के बाद ध्यान रखना हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। There could have been a victory. In the upcoming match. ठीक है, अपकमिंग UPCOM। अब देखो, देयर कुड बी सम इश्यू विद हर yesterday और देयर कुड हैव बीन ए विक्ट्री इन द अपकमिंग मैच। ध्यान रखना, कुड प्लस बी की फॉर्म या कुड प्लस हैव। अब हैव अगर आएगा ना, हैव के बाद जिंदगी में अगर हैव हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हैव कभी भी आएगा तो उसके बाद क्या लेगा? थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा आ जाए उसके बाद नाउन आए, उसके बाद जो आए मतलब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, तो ध्यान रखना इसमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यूज होता है देयर का। देयर खुद एक एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब मतलब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोला जाता है इसे, और इसके अकॉर्डिंग वर्ब कभी भी यूज नहीं होती, जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे तो बता देंगे। अब देखो, अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा हो तो ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बताता है प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर की इमेजिनरी बात, अनरियल। ठीक है, अगर एक चीज और ध्यान रख लेना, कोई भी मॉडल है उसके बाद अगर हैव आ गया ना तो ये हमेशा पास्ट हो जाता है। ये बात लिख के रख लेना कि कोई भी मॉडल है उसके बाद हैव है तो हमेशा पास्ट। ठीक है, तो देयर कुड हैव बीन मतलब पास्ट का इमेजिनरी, और ये हैव है तो पोजीशन, और ये प्रेजेंट और फ्यूचर की इमेजिनरी क्या? स्टेट। ये बात समझ आई? अगर कुड है उसके बाद बी की फॉर्म है जो कि मेन वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि कुड हेल्पिंग वर्ब है। कुड है उसके बाद हैव है, हैव उसके बाद बी की फॉर्म, तो क्या? तो ध्यान रखना, ये तो पास्ट का इमेजिनरी पोजीशन बताएगा और ये प्रेजेंट या फ्यूचर की इमेजिनरी स्टेट बताएगा। अब आ जाओ उन दो एग्जाम्पल पे। देयर कुड बी सम इश्यू विद हर yesterday। टाइम क्या, कब का लिखा? yesterday। इसका मतलब क्या? इसका मतलब पास्ट का इमेजिनरी। पास्ट का इमेजिनरी तो देयर कुड बी नहीं, देयर कुड हैव बीन। ठीक है, देयर कुड हैव बीन सम इश्यूज विद हर yesterday। अब देखो, देयर कुड हैव बीन ए विक्ट्री इन द अपकमिंग मैच। अपकमिंग मैच मतलब कब का? अभी मैच हुआ नहीं है, आगे होने वाला है। आगे होने वाला है तो टाइम कब का? फ्यूचर का। अगर टाइम फ्यूचर का तो कुड बी, तो हैव बीन हटाओ, देयर कुड बी ए विक्ट्री इन द अपकमिंग मैच। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। लिख लो, इसके ऊपर मैं कुछ और एग्जांपल करा देता हूँ जिससे क्लैरिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। बी की फॉर्म जब भी मेन वर्ब बने मतलब मॉडल के बाद, तो स्टेट बताएगी, स्टेट ऑफ बीइंग, और कब का? फ्यूचर और प्रेजेंट का। अगर बी की फॉर्म मॉडल के बाद अगर हैव आ गया और पास्ट, तो क्या बन जाएगा? वो पास्ट बन जाएगा। अब देखो, अगर मैं बोलूँ कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखना, आपकी पॉकेट में 5 रुपए का सिक्का हो सकता है। ठीक है, देयर कुड बी ए 5 रुपी कॉइन इन योर पॉकेट। अगर मैं बोलूँ कल उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हो सकता था,
कल उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हो सकता था। इसका मतलब ये इमेजिनरी है, झगड़ा हुआ नहीं पर हो सकता था। देयर कुड हैव बीन सम फाइट या ए फाइट बिटवीन देम, देयर कुड हैव बीन ए फाइट बिटवीन देम। अगर मैं बोलूं कल वो दोनों लेट हो सकते थे, ठीक है, दे कुड हैव बीन लेट यस्टरडे, बट हुए नहीं। तो जब आपको पास्ट की इमेजिनरी स्टेट बतानी हो, जब आपको प्रेजेंट की इमेजिनरी स्टेट बतानी हो, तो देर प्लस कुड, प्रेजेंट है तो बी की फॉर्म बी, और देर प्लस कुड हैव पास्ट है तो बी, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा लिखा हो कांट हेल्प, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, तो ये कैन नॉट हेल्प है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई पर्सन ओब्लाइज है, उसको उसमें कोई बदलाव कर नहीं सकता, वो मजबूर है, ठीक है, उसके ऊपर वो हेल्पलेस है, वो कंपल्सन है इस बात का करने की। जैसे मैं अगर बोलना चाहूँ मैं इस चीज़ में कोई मदद नहीं कर सकता, या फिर मैं क्रिकेट खेलने बिना रह नहीं सकता, तो आई कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट। अगर ऐसा कहीं लिखा हो कांट हेल्प या कांट स्टैंड या कांट बेयर, ठीक है, तो इसके बाद हमेशा ध्यान रखना, इसके बाद वर्ब की आईएनजी। अब एक बात सोच रहे होंगे कि कैन के बाद तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो देख रहे हो बेस फॉर्म तो लिखी हुई है, बट इसके बाद जो वर्ब आएगी उसकी आईएनजी फॉर्म यूज होगी। मैं एग्जांपल से इस बात को समझा देता हूँ। अगर मैं लिखूं कि मैं मूवी देखे बिना रह नहीं सकता, तो क्या लिखेंगे, आई कांट हेल्प। अब इसके बाद क्या, मूवी देखना वॉच, तो वॉच की कौन सी फॉर्म, वॉचिंग। बात समझ आई। इसका मतलब होता है हेल्पलेसनेस, मतलब कंपल्सन, उस चीज में वो कुछ कर नहीं सकता। हेल्पलेसनेस, ठीक है। अगर मैं बोलना चाहूं मैं क्रिकेट खेले बिना रह नहीं सकता, आई कांट हेल्प प्ले या प्लेइंग, बोलो प्ले या प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट। मैं मार्केट गए बिना रह नहीं सकता, ठीक है, चलो आई कांट हेल्प गो या गोइंग, गोइंग मार्केट। अगर मैं यहां पे लिख दूं यस्टरडे, अब इस बात को तो आप समझ गए होंगे, टाइम कब का लिख दिया, पास्ट का, तो क्या कर देंगे, कांट लिखेंगे या कुडंट, तो यहाँ आ जाएगा कुडंट। अगर टाइम पास्ट का है तो हमें पता है कि कैन की जगह क्या यूज होता है, कुड। तो अगर कांट हेल्प की जगह कांट स्टैंड भी लिखा हो या फिर बेयर भी लिखा हो या स्टैंड बेयर कुछ भी लिखा हो ना, तीनों में से ये तीनों यहाँ लिखी हो, तो मतलब सेम ही होगा। और अगर पास्ट का टाइम लिख दिया हो तो कुडंट लिख देना, अदरवाइज कांट, ठीक है। उम्मीद है ये दो बातें आपको आज समझ आई होगी। अगर बी की फॉर्म हो, मेन वर्ब का काम करे कुड मॉडल के बाद, तो क्या करना है, और अगर ये दो एक फ्रेज लिखी हुई है कांट हेल्प, तो इसके साथ वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म। अगर ऐसा कोई सेंटेंस लिखा आ जाए, वो डांस किए बिना नहीं रह सकता, ही कांट हेल्प डांस, तो गलत है या सही, गलत, कौन डांस नहीं लिखेंगे, डांसिंग, ठीक है, मतलब अपने आप को डांस किए बिना रोक नहीं सकता। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा तो भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, बाय एवरीवन। अच्छा वीडियो लगे तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को बताया ज़रूर करो कि उससे कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आपको लगे कि कोई और इससे सीख सकता है, किसी और को इससे बेनिफिट हो सकता है, तो प्लीज़ बताया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय।